मैं आदित्य स्टोरी टेलर। अब तक मेरे चैनल पे जो डरावनी कहानियां पोस्ट हुई उनमें से मेरे पसंदीदा कहानियों का ये एक संग्रह करने का प्रयास। संग्रह करने का अट्टहास इसलिए क्योंकि अब से ये आदित्य स्टोरी टेलर सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं बल्कि पारिवारिक, रोमांटिक, थ्रिलर, सस्पेंस, कॉमेडी ऐसी और कई प्रकार की अपनी लिखित कहानियां प्रदर्शित करेगा। सब कहानियां अलग अलग प्लेलिस्ट में होंगी, जैसे हॉरर कहानियां हॉरर प्लेलिस्ट में, सस्पेंस वाली सस्पेंस में। मतलब जैसे आपका मूड वैसी प्लेलिस्ट आप चुन सकते हो। वापस आते हैं इस संग्रह पर। यह संग्रह इसलिए है कि मैं कुछ अपनी बेहतरीन कहानियां मुझे कैसे सूझी यह मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। अगर आपने वो अभी तक कहानियां नहीं सुनी हो तो वो भी आप इस एक वीडियो में सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये छोटा सा डरावनी कहानियों का दौर। पहली कहानी है लिफ्ट। एक रोज मैं नाइट शिफ्ट में था और अपना काम निपटा कर ऑफिस की लिफ्ट में आया। कुछ माले उतरकर वो लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट का पैनिक बटन दबाया। कुछ देर में एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे लिफ्ट खोलकर बाहर निकाला। जिस माले पर उसने मुझे बाहर निकाला वहां पूरा अंधेरा और सन्नाटा, सिर्फ हम दोनों। बस फिर क्या, फिर सूझ गई डरावनी कहानी लिफ्ट। तो आइए सुनते हैं ये कहानी लिफ्ट। मैं बटन दबाने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। मैं पीछे मुड़ा तो लाइट चली गई। नमस्कार दोस्तों, कहानियां जो जहन में रहे वही कहानी मैं सुनाता हूँ। मैं कहानीबाज आदित्य। आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं किसी का उधार नहीं रखना चाहिए, पर कुछ उधार ऐसे हैं जो चुकाने के बाद भी नहीं चुकते। ऐसा ही कुछ हिसाब किताब मेरे और सारा के बीच है जो आज पूरा होगा। मैंने सारा को फोन लगाया। हेलो सारा, मैं एडवर्ड बोल रहा हूँ। ओह, एड, क्या बात है? आज कैसे याद आई मेरी? तेरे पैसे लौटाने हैं, सोचा आज कोस्ट टाउन आऊंगा तो मिलके दे दूंगा। अच्छा, आज एडी बॉय टाउन आ रहा है। हाँ, वो खेतों के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है, तो बता कब मिले। आज पर्ल टावर सिंपली इन्वेस्ट कंपनी में 6 बजे आ जाना। वहीं पे हूँ मैं। ठीक है, वैसे मैं दोपहर को आने वाला हूँ। मेरा काम खत्म करके 6 बजे पहुंच जाऊंगा। सारा से बात करके मैंने फोन रख दिया। टाउन जाने की तैयारी करने लगा। तैयार होकर अपनी वैगन से स्टेशन पहुंचा। बस लग चुकी थी। बस में बैठा तो वो चल पड़ी। लगभग 1 घंटे का सफर था। हालांकि हमारा गांव बफेलो काउंटी शहर से काफी नजदीक था, पर बीच में घाटी होने के कारण 1 घंटा लगता है। बस में बैठे बैठे मन ख्यालों में डूब गया। आज बहुत दिनों बाद मेरा कर्जा उतर जाएगा, ये खुशी मन में थी। वैसे सारा मेरे बचपन की दोस्त, उसने कभी पैसे वापस नहीं मांगे। 5,000 पाउंड, ये रकम भले ही उसके लिए छोटी थी, पर मेरे लिए वो तो कर्जा ही था। मैंने उस वक्त फैसला कर दिया, हर महीने 500 पाउंड की किश्त में ये पैसा चुका दूंगा। आज की ये आखिरी किश्त। इस सोच की उधेड़ बूंद में बस टाउन कब पहुंची ये पता नहीं चला। बस से उतरते मैंने जेब से काम की सूची निकाली। बहुत सारे काम थे। पेस्टिसाइड्स खरीदना है, मिट्टी जांच के लिए देनी है, कैटल फूड लेना है, और हाँ भाई, सबसे जरूरी काम, सारा को पैसे देने हैं। टाउन आने पर ऐसा ही होता है, बहुत से काम और समय कम। कुछ काम निपटाते 4 बज गए। वक्त मानो दौड़ रहा था।
मुझे 6 बजे सारा के ऑफिस पहुंचना था। पेस्टिसाइड्स और कैटल फूड मैंने कुरियर से आगे अपने घर भेज दिए। अब लगभग 6 बज चुके थे। पर्ल टावर पहुंचा तो 6:30 बजे थे। लोग अपने अपने ऑफिस से बाहर आ रहे थे। मैं अकेला अंदर की तरफ जा रहा था। कैसे तैसे उस भीड़ को चीरते मैं गेट पे पहुंचा तो वॉचमैन ने अपना डंडा आगे करके पूछा, अरे सर जी, कहाँ जाना है? 7वीं मंजिल, सिंपली इन्वेस्ट कंपनी। बड़ी हड़बड़ी में उसे जवाब देकर मैं लॉबी की ओर लगभग दौड़ा। शिफ्ट खत्म हुई थी। लॉबी की चारों लिफ्ट भर भर कर आ रही थी। लिफ्ट के इंतजार में मैं लॉबी को देखने लगा। वो काफी बड़ी थी। एक दीवार पर वहां हर कंपनी का मेटल बोर्ड लगाया था। लॉबी के दोनों बाजू दो दो लिफ्ट थी। लॉबी में सुरेल संगीत बज रहा था। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। कुछ ही पल में लिफ्ट का दरवाजा मेरे सामने खुला। 3-4 लड़कियां उसमें से बाहर आई। तभी वे तीनों आपस में कुछ खुसफुसाई और मेरी ओर देखकर हंस पड़ी। क्यों न हंसे? मैं अनपढ़ गवार जो दिख रहा था। मेरा हुलिया ऐसे था, शेरिफ शूज, मैली जीन्स, चेक्स वाला शर्ट, सर पे बड़ी सी स्टेटसन। ये काउबॉय पहराव उन्हें गवार ही तो लगा होगा। लिफ्ट में घुसकर मैंने 7 नंबर का बटन दबाया। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। शांत संगीत से मुझे काफी हल्का महसूस हुआ। लिफ्ट खुली तो मैं 7वीं मंजिल पहुंचा। लिफ्ट के सामने एक रिसेप्शन डेस्क, उसके पीछे एक सुंदर लड़की, लड़की के पीछे दीवार पर एक बोर्ड, सिंपली इन्वेस्ट। दाई और अंदर जाने के लिए एक दरवाजा, बाई तरफ एक सोफा, उसके आगे मेज पर कुछ मैगजीन्स। शायद वो वेटिंग एरिया होगा। मैं आगे बढ़ा तो एक हल्की सी मुस्कुराहट से वो रिसेप्शनिस्ट बोली, नमस्ते, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मुझे सैरा मैकेंजी से मिलना है। उसे कहना ऐड आया है। उसने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा और वो फोन उठाकर अंदर किसी से बात करने लगी। फोन रखकर उसने कहा, मिस्टर एड, सारा मैडम को आधा घंटा लगेगा। आप कुछ चाय कॉफी लेंगे तब तक? नहीं शुक्रिया। ठीक है, तब तक आप कुछ मैगजीन पढ़िए। तभी सामने के दरवाजे से 2 अधेड़ उम्र आदमी लिफ्ट की तरफ आते दिखे। मुझे देखकर दोनों कुछ खुसुर फुसुर करने लगे और लिफ्ट में घुसते ही हंस पड़े। अब मैं समझ चुका, वो मेरी स्टेटसन हैट पर हंसे थे। मैंने तुरंत ही हैट उतारकर बाजू में सोफे पर रख दी। कुछ समय बीता और वो रिसेप्शनिस्ट भी चली गई। सोफे पर बैठे मैगजीन्स पढ़ते मैं काफी ऊब चुका था। लगभग 7:30 बजे सामने के दरवाजे से सारा बाहर आती दिखी। सॉरी, मुझे बहुत देर हुई ना। नहीं, कहाँ। बस 1 घंटे से तो इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा लगता है सुबह से यही बैठा हूँ। सॉरी ना यार, कितना गुस्सा करोगे? चलो तुम्हें मैं कॉफी पिलाती हूँ। मेरे कंधे को थपथपाते सारा बोली। मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। एक एक मंजिल पार करते लिफ्ट हमें नीचे लॉबी में लेकर आई। सारा मुझे बगल वाले कॉफी शॉप ले गई। कॉफी की चुस्कियों के साथ हमारी यादें ताजा होने लगी। वक्त का मुझे ख्याल ही न रहा। अब घड़ी में 8:30 बजे थे। मैं जल्दी से उठा। बिल के पैसे देकर मैं निकलने की तैयारी करने लगा। अरे रे, कहाँ चले? अरे जल्दी उठ, बहुत लेट हो गया। मुझे आधे घंटे में वापसी की बस पकड़नी है। हाँ, बहुत गड़बड़ करते हो तुम। अच्छा हुआ तूने याद दिलाया। ये ले तेरे 500 पाउंड। छूट गया तेरे कर्जे से। ठीक है, वैसे इसकी कुछ जरूरत नहीं थी। हम दोस्त हैं ना यार। हम दोनों कॉफी शॉप से बाहर निकले।
उसे अलविदा कहकर मैं स्टेशन की तरफ मुड़ा। तभी मुझे याद आया, मैं अपनी हैट ऊपर रिसेप्शन पे भूला हूँ। वक्त बहुत ही कम था। मैं बिल्डिंग में घुसा तो वॉचमैन ने फिर से टोक कर पूछा, और जी सर जी, कहाँ कहाँ जाना है? इतनी रात को अंदर जाना मना है। मेरी हैट नीचे लॉबी में भूला हूँ, बस 2 मिनट में लेके आया। मैंने उसे झूठ कहा और वो कुछ सोचकर बोला, ठीक है, पर देखो जल्दी वापस आना। साहब, लोग कहते हैं यहाँ भूत है। ये जगह के पुराने मालिक मिस्टर मिडलटन की आत्मा है यहाँ। कहते हैं जो उन्हें देखे साहब, वो जिंदा नहीं बचता है। अरे थोड़ी ना ऊपर जा रहा हूँ, बस सामने लॉबी से तो होता हूँगा। मैं जल्दी से लॉबी की तरफ बढ़ गया। वॉचमैन की वो बात सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आई। गांव में पला बड़ा मैं ऐसे भूत प्रेत की बातों पर नहीं विश्वास करता। बिल्डिंग की लॉबी में पहुंचकर मैंने एक बार दूर खड़े हुए वॉचमैन की तरफ देखा तो वो गेट से बाहर देख रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने सोचा, 2 मिनट की तो बात है, झट से ऊपर जाता हूँ और अपनी हैट लेकर आता हूँ। इस गधे को थोड़ी ना पता चलेगा। लिफ्ट का बटन दबाकर मैं उस लॉबी को निहारने लगा। सिर्फ एक धुंधला सा बल्ब चालू था। इस बार संगीत ना होने के कारण काफी शांति थी। उस बल्ब को छोड़कर बाकी गुप्त अंधेरा। उस सन्नाटे में लिफ्ट खुलने की आवाज मानो बहुत शोर कर गई। मैंने लिफ्ट में जाकर 7 नंबर का बटन दबाया। दरवाजा बंद होकर वो धीरे धीरे 7वें माले पहुंचे। इस बार मैंने महसूस किया, लिफ्ट में भी कोई संगीत नहीं था। लिफ्ट से बाहर आते ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। चारों तरफ एक सन्नाटा और अंधेरा। यहाँ वहां टटोलकर मुझे सोफे पर पड़ी हैट मिली। उसे पहने मैं लिफ्ट की तरफ मुड़ा। बटन दबा के मैं उस सन्नाटे में इंतजार करने लगा। वक्त भी अजीब है। दिन भर इंसानों की वजह से इस ऑफिस में काफी चहल पहल रहती है। रात के वक्त मानो ये सुनसान खंडर हो। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अंदर लगे बल्ब की वजह से रिसेप्शन जगमगा उठा। मैं अंदर आया और मेरी नजर सामने रिसेप्शन डेस्क पर पड़ी। मैं चौंक गया। वहां एक साया था। गौर से देखा तो पता चला वो मेरी ही परछाई थी। मैं मन ही मन हंस पड़ा। मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। बड़े शांत तरीके से लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट एक एक माला नीचे उतर रही थी। 6, 5, 4, 3 और वो रुक गई। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला। मुझे लगा बाहर कोई होगा, पर कोई नहीं था सिवाय गुप्त अंधेरे के। शायद लिफ्ट गलती से रुकी थी। मैंने फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और दरवाजा बंद हुआ, पर लिफ्ट वही की वही खड़ी रही और लाइट चली गई। बंद लिफ्ट, अंधेरा और सन्नाटे से मैं थोड़ा डर गया। सांस लेने को तकलीफ होने लगी। अंधेरे में लिफ्ट का बटन बेतहाशा दबाने लगा। झट से लाइट वापस आई। वो मेरे आंखों को कुछ कुछ देर चुभी। अब लिफ्ट शुरू हो चुकी थी, पर वो नीचे नहीं ऊपर जा रही थी। मैं समझ नहीं पाया। लिफ्ट 7वें माले पर रुक गई, पर खुली ही नहीं। मैंने फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, पर लिफ्ट फिर से 3रे माले पर रुकी। फिर एक बार लाइट चली गई। ये क्या हो रहा है? लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है, ये दरवाजा भी नहीं खुलता। मैं जोर से चिल्लाया, हेलो हेलो हेलो। शायद कुछ मदद मिले, पर अंधेरा, बंद लिफ्ट, सुनसान बिल्डिंग,
इसमें मेरी आवाज कौन सुनने वाला था? मैं फिर से उस अंधेरे में मदद के लिए पुकारने लगा। हेलो, हेलो, हेलो। तो पीछे से हेलो। ऐसी आवाज आई। चौंक कर हड़बड़ाहट में मैं लिफ्ट के दरवाजे पर टकराया। खुद को संभाल ही रहा था, तभी अचानक लाइट चली गई। पसीने से दरबदर मैं बेतहाशा लिफ्ट के बटन दबाने लगा। लिफ्ट शुरू हुई। फिर से वो ऊपर जा रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या छलावा है या दिन भर की थकावट? उफ, मेरा सर चकरा रहा है। इस बार लिफ्ट फिर से 7वें माले जाकर 3रे माले आके रुक गई। मैं ठिठक गया, मानो मैं ही इंतजार करने लगा लाइट जाने का। इस बार लाइट नहीं गई। कुछ पल ऐसे ही सन्नाटे में गुजरे। मैंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और लाइट चली गई। उस सन्नाटे में मेरे सांसों के अलावा बाकी शांति थी। अचानक लाइट आ गई। अब लगा ये फिर से ऊपर जाएगी, पर वो हिली ही नहीं। मैं बटन दबाने वाला था, तभी अचानक मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रख दिया। मैं पीछे मुड़ा तो लाइट चली गई। अंधेरे में मैं महसूस कर रहा था सामने कोई खड़ा है। झट से लाइट आ गई। एक कदम की दूरी पर एक बूढ़ा खड़ा था। मैं डर के मारे पीछे गिर गया। खुद को संभाले उठा, तब महसूस किया लिफ्ट में मेरे अलावा कोई नहीं है। अब मैं समझ गया, यहां से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। मैंने कांपते हाथों से बटन की तरफ उंगली उठाई, पर दबाने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कौन सा भी बटन दबाओ, लिफ्ट नीचे नहीं जाने वाली। महसूस हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं बेतहाशा बटन दबाने लगा। मैंने सारे बटन दबा दिए। लाइट चली गई। पीछे मुड़ा। कौन है? ये क्या बद्दा मजाक है? सामने अंधेरे में कोई तो है, पर मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। झट से लाइट आई और मेरी जान हलक में अटकी। मेरे सामने एक बूढ़ा प्यारी मुस्कान के साथ खड़ा था। लाल हैट, सफेद शर्ट, पुरानी ट्राउजर, पैरों में जूते, हाथ में एक छड़ी। मैं उसे देख सुन्न हो गया। पूरी ताकत के साथ मैं मुड़ा और मैं ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने की कोशिश करने लगा। कितनी बार बटन दबाओगे? लिफ्ट नीचे नहीं जाने वाली। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? तकलीफ? मेरा घर छीना, तब हुई मुझे तकलीफ। मेरे बेटे ने मेरा घर धोखाधड़ी से बेचा, तब हुई तकलीफ। मेरे सामने ये घर गिराकर बिल्डिंग बनाई, तब हुई तकलीफ। मुझे मेरा घर वापस चाहिए। मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। उसने एक हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया। मैं डर के मारे नीचे बैठ गया। लाइट चली गई। दिमाग सुन्न हो गया था। हल्का महसूस हो रहा था। लाइट आई तो लिफ्ट नीचे जा रही थी। दूसरा माला, पहला, 0 और ग्राउंड फ्लोर। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पीछे मुड़कर देखने की। मैं बेतहाशा दरवाजा पीटने लगा। अचानक दरवाजा खुला और वो बूढ़ा वो सामने बाहर खड़ा था। वो मुस्कुराते मेरी ओर लिफ्ट में आया। मैं ठिठक गया। मैं ठिठक गया। अंदर आते ही उसने मुस्कुराकर जमीन की तरफ इशारा किया। मेरी लाश वहां पड़ी थी। कितनी आसान मौत आई थी मुझे। अब लिफ्ट बंद हो रही थी और हम दोनों ऊपर जा रहे थे।
सच कहा था वॉचमैन ने, बूढ़े को मिलने के बाद कोई नहीं बचता। बस यही है कहानी। अब आपको पता चला होगा, रात को लिफ्ट गलती से ऐसे ही नहीं रुकती। दूसरी कहानी है बूढ़ी। मैं जब छोटा था तब एक भिखारन हमारे यहाँ खाना मांगने आती थी। कहाँ रहती थी, क्या करती थी, कुछ नहीं पता। एक शाम ऐसे ही मैं घर लौट रहा था तो वो अचानक कहीं से मेरे सामने आई और बोली, कुछ खाने को है? मैं डर के मारे दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा। पर आज जब ये बात याद आती है तो हंसी छूट जाती है। इस घटना की वजह से मुझे बूढ़ी कहानी सूझी, तो पेश करता हूँ मेरी दूसरी डरावनी कहानी, बूढ़ी। अपना कपकपाता हुआ हाथ बढ़ाकर बूढ़ी बोली, कुछ खाने को है? कहानी जो जहन में बसे वही कहानी सुनाता हूँ। मैं कहानीबाज, नाम मेरा आदित्य। आइए सुनते हैं आज की कहानी। जल्दी भाग मंगू, पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। मंगू और राका सेठ धनीदास के यहाँ चोरी करके भागते भागते गांव से काफी दूर आए थे। चल राका, कुछ देर के लिए इस झाड़ियों में छुप जाते हैं। मंगू ने राका को सड़क की बाई ओर खींचा। दोनों दबक कर सांस रोके उस झाड़ियों में बैठ गए। काफी गुप्त अंधेरा था। कसारा गांव छोड़कर बाकी पूरा इलाका सुनसान और अंधेरे में लुप्त। पुलिस से बचने के लिए ये चोर इस अंधेरे का फायदा उठा रहे थे। राका सुन, पुलिस का सायरन इधर ही आ रही है शायद। राका पसीना पसीना हो गया और कांपते हुए बोला, अब क्या करें मंगू, पकड़े गए तो? उसके मुंह पे हाथ रखकर मंगू ने उसे शांत रहने को कहा। चुप बैठ, गाड़ी इसी तरफ आ रही है। हमारी आवाज सुनी तो पकड़े जाएंगे। कुछ ही देर में दूर से गाड़ी आती दिखी और सुनाई दी पुलिस की सायरन। दोनों की जान हलक में आई थी। अगले ही पल पुलिस की गाड़ी सनसनाते उसी रास्ते गुजर गई। पुलिस की गाड़ी दूर जाते ही दोनों झाड़ियों से सड़क पर आ गए। बाल बाल बचे राका, ये गाड़ी सीधा हाईवे पे गई है। राका मंगू की तरफ देख डरते हुए बोला, मर गए मंगू, इतनी दूर भाग के आए हैं। अब आगे जाए तो पुलिस तैनात होगी और पीछे गांव तो जा ही नहीं सकते। अब क्या करें? सब तेरी वजह से हुआ है। ना तेरे बातों में फंसता और ना ही सेठ धनीराम को हम लूटते। अच्छा, जैसे तुझे पैसों का लालच था ही नहीं। राका, मेरी बात सुन, वक्त बहुत कम है। पुलिस वापस आती होगी। देख, आगे तो जाने से रहे और पीछे मुड़ नहीं सकते। मेरी बात गौर से सुन। बाई तरफ जो कच्ची सड़क है उस पर तू चला जा और दाहिनी तरफ इन खेतों में मैं जाता हूं। आज की रात कैसे तैसे बिताते हैं, कल अपने अड्डे पे सुबह मिलेंगे। मंगू राका की तरफ उम्मीद से देखने लगा। नहीं नहीं, पता नहीं आगे बाई तरफ गांव है या नहीं। ऐसा गुप्त अंधेरा नहीं नहीं नहीं, हम दोनों इकट्ठा रहेंगे। साथ में माल भी है यार, इकट्ठे रहेंगे तो कोई डर नहीं। राका, मेरी बात समझ, इकट्ठे रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मंगू ने राका को समझाया और वो मान गया। पैसा आधा आधा बांटकर दोनों अलग अलग दिशा में जाने के लिए तैयार हुए। मंगू, ये रख तेरे पास, काम आएगी। राका ने एक तमंचा उसे दे दिया। अब दोनों अलग अलग दिशा में चलने लगे। मंगू झट से सड़क किनारे खेतों में घुस गया। जाड़े के दिन थे, शायद पूनम की रात थी। चांदनी रात में मंगू खेतों से आगे बढ़ने लगा। काफी देर वो चल रहा था। कदमों की आहट, पत्तों की सरसराहट और चांदनी रात, अकेलेपन का एहसास, इस सब से वो थोड़ा डर गया। काफी दूर आने पर
उसने देखा एक बड़ा खेत पार करके वो एक कच्ची सड़क पर आया है। सामने देखा तो कुछ दूरी पर कच्चे पक्के मकान थे। वो आगे चलने लगा। करीब जाते उसे पता चला वह एक छोटा सा कस्बा है। भले ही घर थे वहां, पर चांद की रोशनी को छोड़कर कोई रोशनी नहीं थी। पूरे कस्बे में शांति। कस्बे में चलते चलते मंगू हर एक घर को बारीकी से देखने लगा। सब घर के दरवाजे, खिड़कियां बंद थे और पूरे कस्बे में एक सन्नाटा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वहां लोग नहीं रहते थे, क्योंकि घरों के अंदर भले ही अंधेरा हो, पर हल्की सी चहल पहल जरूर थी। मंगू ने सोचा, इतनी रात तो नहीं हुई कि पूरा कस्बा सो जाए। सेठ धनीराम के यहां से जब चोरी करके निकले थे तब 8 बजे थे, अब तो 10 बजने चाहिए। इतनी जल्दी सो गए लोग। लगता है सर्दियों के मौसम में जल्दी सोते हैं। अजीब बात है, सब घरों के बाहर ना ही बत्ती जल रही, ना ही कोई सोया है। चलते चलते मंगू दूसरी गली की तरफ मुड़ा। गली के दूसरे कोने पर हल्की सी रोशनी थी। वो गली पार करके उस कोने वाले मकान तक पहुंचा। एक छोटी सी खिड़की आधी खुली थी, जहां से रोशनी आ रही थी। कोई है? मंगू ने दरवाजे पे दस्तक देकर पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। उसके बदले खिड़की धड़ाम से बंद हुई और घर की बत्ती बुझ गई। मंगू ने फिर से 2-3 बार दरवाजा थपथपाया। मुझे एक रात बिताने के लिए जगह चाहिए, मुसाफिर हूं, चाहिए तो पैसे ले लेना। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अजीब लोग हैं। अब मंगू मुड़ा और गली के बाहर चलने लगा। उसकी नजर गली की नुक्कड़ पर गई। उसने चांद की रोशनी में एक धुंधला सा अक्स देखा। वो खुश हुआ, आगे बढ़ा। पास आकर देखा तो वो एक बुढ़िया थी, उम्र लगभग 70 की। चेहरे पे झुर्रियां, दुबला पतला शरीर, आंखें मानो कुएं की तरह गहरी हो, सफेद खुले बाल, हाथों में छड़ी, फटे पुराने कपड़े। बुढ़िया को देखकर मंगू को बुढ़िया पर तरस आया। अम्मा, अरे घर जाओ, इतनी ठंड में कहाँ घूम रही हो? अपना कपकपाता हुआ हाथ बढ़ाकर बूढ़ी बोली, कुछ खाने को है? उसकी आवाज ऐसी थी मानो किसी गहरी खाई से आ रही हो। पता नहीं क्यों मंगू को थोड़ा डर लगा। मंगू आवाज कड़क करके बोला, अरे अम्मा, मैं खुद भूखा प्यासा भटक रहा हूं, तुम्हें कहां से खिलाऊं? जाओ। मंगू आगे चलने लगा। वो बुढ़िया वही नुक्कड़ पे खड़ी रही। मंगू कस्बे की दूसरी ओर चलने लगा। कुछ दूर जाकर उसे एक आम का बगीचा दिखा। अरे वाह, देखता हूँ कुछ आम खाने को मिलते हैं क्या? अजीब लोग हैं यहाँ। आम का बगीचा भी राम भरोसे छोड़ा है। खुश होकर मंगू आम के बगीचे में घुस गया। 1-2 आम तोड़कर उसने वो खा लिए। खाने के बाद एक आम का पेड़ देखकर आराम करने वो लेट गया तो वो बूढ़ी सामने खड़ी थी। अपना दाया हाथ फैलाकर मंगू से बोली, कुछ खाने को है? अरे अम्मा, पेड़ को इतने आम लगे हैं, खा लो, मन मर्जी जितना चाहे खा लो, मुझे परेशान मत करो। वो फिर से बोली, कुछ खाने को है? अम्मा, अब बस दिमाग मत घुमाओ, जो खाना है खा लो, मेरे पास कुछ नहीं है। वो फिर से बोली, कुछ खाने को है? अरे यार छोड़ो, मैं ही इधर से चला जाता हूँ, बूढ़ी सटिया गई है। मंगू गुस्से से उठकर चल पड़ा। गली के एक घर के बाहर वो बैठ गया। खाने की वजह से कहो या भागने की वजह से उसे नींद आ रही थी। कुछ देर वो वैसे ही बैठा रहा। कुछ ही पल हुए थे उसे वहां आकर।
उसने देखा वही बुढ़िया सामने के मकान का दरवाजा पीट रही थी और वही सवाल वो बंद दरवाजे पर पूछ रही थी। कुछ खाने को है? मंगू यहाँ से देख रहा था। वो हर एक दरवाजे पर दस्तक देकर वही सवाल पूछ रही थी। अब मंगू को पता चला वो इस दरवाजे पर भी आएगी। ये बुढ़िया यहाँ पे भी चैन से बैठने नहीं देगी। इसके आने से पहले मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। मंगू जैसे उठा तो उसने देखा वो बुढ़िया एक दरवाजे पर ठिठक गई। वैसे मंगू भी रुक गया। बुढ़िया मंगू की तरफ मुड़ी। वो मंगू की तरफ बढ़ने लगी। अब मंगू को गुस्सा आया। इस बार अगर इसने पूछा ना कुछ खाने को है तो इस पगली की जान ले लूंगा मैं। मंगू ने जेब से तमंचा निकाला, अपने हाथ के पीछे छुपा लिया। वो राह तक रहा था कब वो बुढ़िया उसके पास आती है। वो बुढ़िया उसकी तरफ चलने लगी और बीच सड़क में रुक गई। एक बार उसने चांद की तरफ देखा और जोर से रोने लगी। एक हाथ से अपनी छाती पीटने लगी। उसकी आवाज इतनी बड़ी थी मंगू के कान फटे जा रहे थे। मंगू ने एक नजर उसकी तरफ देखा तो वो बदल गई थी। बड़ी बड़ी आंखें, खुले बाल, चिल्लाती रोती आवाज और छाती पीटता उसका हाथ। मंगू ने एक और उसके पैरों की तरफ देखा और वो चौंक गया। वो हवा में तैर रहे थे। ये मंजर देखकर मंगू डर गया। मुश्किल से खुद को संभालकर वो बदहवास दौड़ने लगा। बेबसी से सारे दरवाजे पीटने लगा पर उसकी मदद करने कोई बाहर नहीं आया। बचाओ, बचाओ, दरवाजा खोलो, मुझे बचाओ। मंगू दौड़ते दौड़ते एक मंदिर के सामने आया। अपने तमंचे से उसने मंदिर का ताला तोड़ा। हड़बड़ाहट में वो दरवाजा खोलकर लगभग अंदर गिर गया। खुद को संभाल ही रहा था तब पता चला वो दरवाजा बंद करना भूल गया है। पीछे मुड़ा, दरवाजे के बाहर वो खड़ी थी, बड़ी शांत और गहरी आंखें मंगू को घूर रही थी। हाथ बढ़ाकर उसने पूछा, कुछ खाने को है? इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। कुछ खाने को है? मंगू की जान हलक में आई। बूढ़ी गुस्से से बोली, कुछ खाने को है? मंगू बहुत डर गया। चली जा यहां से, मेरा पीछा छोड़, चली जा। कुछ खाने को है? ये एक ही सवाल वो बार बार पूछ रही थी और जवाब ना मिलने पर वो और गुस्सा हो रही थी। मंगू का दिमाग सुन्न हो गया। करे तो क्या करे? और वहां वो बुढ़िया वही सवाल और गुस्से से दोहरा रही थी। कुछ खाने को है? मंगू को अचानक मंदिर में एक प्रसाद का आम मिला। उसने वो उठाया और वो आम बाहर बूढ़ी की तरफ फेंका। ले, खा ले कमीनी, जान छोड़ मेरी। जैसे ही वो आम दिखा वो बूढ़ी एकदम शांत हो गई। वो उकड़ू बैठी, आम को देखने लगी। मंगू घबराहट में उसकी तरफ देखने लगा। वो बदल रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, खुले हुए बाल, लपलपाती जबान उसके काले होठों पर चल रही थी। बीच बीच में वो आम के पास जाकर बड़ी बड़ी सांसें लेकर उसको सूंघ रही थी। झट से उसने वो आम उठा लिया और कुछ ही पल में वो और डरावनी हो गई। उसके बालों की जैसे चोटी बन गई हो। उसकी पीठ पर वो चोटी लहराने लगी। वो काफी जवान दिख रही थी। सफेद आंखें, बदन पर काले कपड़े जैसा कुछ था। अपने हाथों के नखूनों से उसने वो आम ऐसे कुचला मानो किसी की जान ले रही हो। ये करते हुए एक बच्चे की तरह वो मुस्कुरा रही थी। अचानक
उसने मंगू की तरफ देखा। उसके हाथ से आम गिर गया और अपना मुंह फैलाकर वो जोर जोर से रोने लगी। ये देख मंगू बेहोश हो गया। दूसरे दिन लगभग दोपहर को उसे होश आया। गांव के लोग अगल बगल इकट्ठा हुए। अमर, कौन है यह आदमी? लगता है बाहर वाला है। ऐसे सवालों से वो घिर चुका था। किसी ने उसे पानी पिलाया। थोड़ा संभलने के बाद भीड़ में से एक आदमी ने पूछा, कौन हो भाई? रात भर बाहर थे क्या? कहां से आए हो? मैं मुसाफिर हूं। कल रात को भूला भटका यहाँ आया था। वो बूढ़ी। क्या तुम मिले उसे कल रात? राम राम। मंदिर के पंडित ने आगे आकर मंगू से पूछा, क्या तुमने उसे कुछ खाने को दिया? मंगू ने बाहर की तरफ इशारा किया। वो आम वही बाहर पड़ा था, पर अब वो पूरा काला हो चुका था। मंगू बोला, वो कौन थी? भूत? पिशाच? कौन थी वो? पुजारी ने घबराते हुए कहा, वो एक डायन है। हर रात हमारे कस्बे में घूमती है और खाना मांगती है। जो इंसान उसे खाना दे वो उस इंसान को खा जाती है। हमारे कस्बे में रात को कोई बाहर नहीं निकलता। पहले काफी मौतें हुई हैं यहाँ पे। रात भर सब यहाँ दरवाजे खिड़कियां बंद करके चुपचाप अपने अपने घर में बैठे रहते हैं। बाहर कुछ भी हो जाए कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो वहां पड़ा आम तुमने दिया था क्या उसे? मंगू डर के मारे बोला, हाँ दिया मैंने, पर मैं तो जिंदा हूं, शायद इस मंदिर की वजह से। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, क्योंकि डायन अपना शिकार नहीं छोड़ती। तुम बच गए। काफी थके लगते हो। कुछ घंटे इस मंदिर में आराम करो, फिर चले जाना। यहां से पूरब की ओर 3 किलोमीटर पर हाईवे है। वहां से तुम्हें कुछ सवारी मिल जाएगी। मंगू वैसे ही सुन बैठा रहा। एक एक करके लोग चले गए। कल की थकावट की वजह से उसकी आंख लग गई। नींद टूटी तो लगभग दिन गुजर गया था। मंगू उठा और वो चलने लगा। शाम हो चुकी थी। अब कस्बा काफी पीछे छूट गया था। एक बार उसने पीछे मुड़कर देखा और वो हाईवे की तरफ बढ़ गया। हाईवे पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। उसे अड्डे पे पहुंचना था। सुनसान हाईवे पर उसी जगह खड़ा था जहां कल आखिरी बार वो राका से मिला था। क्यों मैं यहां से मुड़कर उस कस्बे चला गया? उफ, बहुत ही डरावनी रात थी कल की। अपनी सोच से परे है यह दुनिया। राका ने सही कहा था, ना हम चोरी करते और ना ही इस झमेले में पड़ते। तभी पीछे से आवाज आई, कुछ खाने को है? मंगू मुड़ा तो वही बुढ़िया हाथ फैलाकर खड़ी थी। मंदिर के पुजारी ने सही कहा था, डायन अपना शिकार नहीं छोड़ती। यही है कहानी। मंगू तो राका से मिलने कभी अड्डे पहुंचा ही नहीं। सच कहते हैं, अनजान जगह रात को ऐसे ही नहीं भटकना चाहिए। वैसे आपके घर का दरवाजा बंद है ना? क्या पता आज रात आपके घर दस्तक हो और सुनाई दे, कुछ खाने को है। तो दोस्तों, कहानियों की कतार में ये तीसरी कहानी है जिसका नाम है गुड़िया। एक रोज मैं एक मॉल में गया था। वहां एक छोटी गुड़िया रखी थी और उसका अक्स सामने आईने में दिख रहा था। पता नहीं क्यों कुछ दूर से बार बार मेरी तिरछी नजर उस गुड़िया के बेजान अक्स पर पड़ रही थी। तभी अचानक एक औरत उस आईने में मुस्कुराती दिखी। कुछ पल के लिए तो मैं डर गया। फिर गौर से देखा तो पता चला कि वो एक ग्राहक है जो ड्रेस पहनकर अपने आप को उस आईने में देख रही है। तब उस वक्त मुझे सूझी कहानी गुड़िया। तो आइए सुनते हैं मेरी अगली कहानी, गुड़िया। मेरे हाथ हल्के महसूस हो रहे थे। देखा तो हाथों में रिया नहीं, गुड़िया थी।
कहानियां जो जहन में रहे वही कहानी सुनाता हूँ। मैं कहानीबाज आदित्य। आइए सुनते हैं आज की कहानी, गुड़िया। साक्षी, ये क्या किया तुमने? वो बहुत डरी हुई थी, पर मेरा गुस्सा सर पर था। पुलिस के सामने वो ऐसे चल रही थी मानो उसमें जान ही ना हो। उसके चेहरे पर कोई भाव न थे। मैं लगातार उसे पुकारता रहा, पर कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोच में पड़ गया, क्या सच में ये मेरी दीदी है जो अपने पति से इतना प्यार कर सकती है? अपनी बेटी रिया तो उसकी आंखों का तारा है। क्या हुआ अचानक? उसने अपने पति पर ही चाकू से हमला क्यों किया? आज का दिन कभी मेरी जिंदगी में आएगा ये सोचा नहीं था। हंसता खेलता परिवार, साक्षी दीदी, निनाद जीजू और प्यारी सी रिया। 2 महीने पहले सब कुछ तो अच्छा था। इस सोच की उधेड़ बूंद में मैं था, तभी रोते हुए रिया मेरे पैरों से लिपट गई। मैंने उसे उठाकर गले लगाया। आज दिन भर में शायद ये एक सुकून भरा पल उस मासूम के लिए होगा। उस भीड़ भाड़ में रिया को लेकर मैं घर के आंगन में वैसे ही खड़ा था। चारों ओर पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे थे। आस पड़ोस सब लोग हैरत से देख रहे थे। कुछ ही समय पहले जब यहाँ पहुंचा था तो जीजू को एम्बुलेंस ले जा रही थी। उस पल दूसरी ओर दीदी को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। मेरा मन घबरा गया। पुलिस, साक्षी दीदी, एम्बुलेंस, जीजू और अकेली रिया। बहुत से सवाल थे जिनका कोई जवाब न था। मैं साक्षी का भाई होने के कारण पुलिस, पड़ोसी बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। क्यों अंगद, तुम्हारी बहन पागल है क्या? क्या आप हो मिसेस सिंह के भाई? उन्हें मेंटल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, आप सुन भी रहे हो? साक्षी तो ऐसे नहीं थी, बेचारा निनाद। सवाल जो मुझे घेरे थे, क्या करूं? रिया को संभालूं, पड़ोसियों को जवाब दूं, हॉस्पिटल जाके जीजू को देखूं, ओह, या दीदी को मेंटल असाइलम में मिलूं। पुलिस के सवाल मेरा सर फटा जा रहा था। एक पल ऐसे लगा जोरों से चिल्लाऊं, मन हल्का करूं। जितना आपको पता है उतना ही मुझे भी। मेरी बहन ने अपने पति को चाकू क्यों मारा मैं नहीं जानता। आप पड़ोसी हो, वकील, और दूसरे आप पुलिस हो ना। आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने ही गुनाह किया है। दिमाग है आप सबको? एक फोन क्या आता है मुझे और पता चलता है मेरी बहन ने अपने पति को चाकू मारा। क्यों, किस लिए, मुझे क्या पता? गुस्से से या किसी वजह से मैं बौखला गया था। ये सब ख्याल जुबां पे रोककर मैंने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था रिया को लेकर यहां से भाग जाऊं। आप भाई हो ना मिसेस सिंह के? आप सुन रहे हो? मैं इंस्पेक्टर नंदिनी। हाँ, पर अभी मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। बच्ची पहले से डर गई है। ठीक है, आप शांत हो जाइए। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या गुजरी है। आप नहीं जानती। और प्लीज अब मैं इजाजत चाहूंगा। मुझे रिया को अपने घर ले जाना है। चलो रिया। मैंने उस इंस्पेक्टर की तरफ देखा भी नहीं और बस 2 कदम आगे गया ही था, तभी रिया बोली, मेरी गुड़िया। आंगन की मिट्टी से सनी हुई एक गुड़िया उस लेडी ऑफिसर ने झटक कर एक मुस्कुराहट के साथ रिया के हाथ में थमा दी। मैं वहां से रिया को लेकर अपने घर आया। मैं लगभग टूट चुका था। माँ पापा के बाद दीदी और जीजू ही तो थे जिनका मुझे सहारा था। पर आज ये सब कुछ। तैयार होकर मैं घर से निकला। मैंने रिया को डेकर छोड़ा। पहले जीजू को देखने अस्पताल चला गया तो वहां उनके घर वाले थे। तरह तरह की बातें उन्होंने की। दीदी को, मुझे उन्होंने बहुत कोसा। वो आलम देखकर मैं भी ज्यादा रुकना नहीं चाहता था वहां। जीजू ठीक है यह सुनकर मैं वहीं से दीदी को मिलने मेंटल हॉस्पिटल चला गया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई दीदी का सामना करने की।
पर मुझे जवाब चाहिए था। उसने क्यों ये किया? क्या मिला उसे? अब मैं उसके सामने खड़ा था। बड़ी हिम्मत से मैंने पूछा, क्यों दीदी? क्यों किया? बोलो, क्या मिला तुम्हें? ऐसा अपना हंसता खेलता परिवार बिखेर कर। नन्ही परी प्यारी बेटी गा रही होगी। वो एक टक दीवार को घूरे कुछ बुदबुदा रही थी। दीदी मुझे बताओ प्लीज, ये क्या बुदबुदा रही हो आप? मुझे पता है आप पागल नहीं हो। वो सुन बैठी थी, मानो मेरे होने का उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मैंने गुस्से से कहा, दीदी बताओ, तुम सुन रही हो? नन्ही परी प्यारी बेटी गा रही होगी। दीदी, जीजू को मारने से पहले रिया के बारे में सोचा था क्या? नहीं। रिया? कहाँ है रिया? कहाँ है मेरी रिया? वो गुड़िया फिर से आई, उसे माँ चाहिए। दीदी आप क्या बकवास कर रहे हो? अंगद, अंगद मैं पागल नहीं हूँ। हाँ हाँ दीदी, हाँ। आप मुझे पूरी बात बताओ, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? तभी मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ दीदी। रिया की कसम आपको, प्लीज मुझे बताओ। मेरे विश्वास दिलाने पर वो थोड़ी सहम गई। वो बोल पड़ी और मैं उसे समझने की कोशिश करने लगा। वो गुड़िया, वो गुड़िया है ना, वो अपनी माँ ढूंढ रही है। मैं बनूंगी उसकी माँ। मैंने निनाद को नहीं मारा, उसकी माँ ने मारा। मैं सब करती थी उस गुड़िया का, पर निनाद उस गुड़िया को पसंद ही नहीं करता था। आज उसने गुड़िया बाहर फेंक दी। उसकी माँ को गुस्सा आया। मैंने नहीं मारा निनाद को, उसने मारा। वो मिली ना तो उसे बताना। तुम्हारे बेटी का ख्याल रखूंगी मैं, सब करूंगी मैं उसका। मेरी रिया को कुछ ना करे, कुछ ना करे। दीदी फिर से एक कोने में उकड़ू होकर बैठी और कुछ बुदबुदाने लगी। मैं टूट चुका था। मैं उधर से रिया को लेने निकल गया। ऐसा लगा कहीं रुककर जोर से चिल्लाऊं, रोकर मन हल्का करूं। पर फिर रिया का ख्याल आया और मैंने अपने आप को रोक लिया। डे केयर से रिया को लेकर मैं घर आया। उस मासूम को कहां पता था उसके माँ पापा पर क्या बीती है। वो उसी गुड़िया के साथ खेल रही थी। रिया को खाना खिलाते वक्त मैंने पूछा, ये गुड़िया कहाँ से मिली बच्चा? हमारे आंगन में मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। अच्छा ठीक है, अब खाना खाने के बाद कोई मस्ती नहीं, चुपचाप सो जाना। रिया को बेडरूम में सुलाकर मैं वो गुड़िया हाथ में लिए बाहर हॉल में बैठा था। क्या है ये? क्या है ये? दीदी क्यों इतना डरती है इससे? पता नहीं। और मैंने गुस्से से वो गुड़िया सामने सोफे पर फेंक दी। तभी अचानक सोफे के पीछे शीशे में एक औरत का अक्स दिखा। वो गुस्से से मुझे देख रही थी। वो आईने से झट से बाहर आई और गुड़िया के पास बैठ गई। प्यार से उसे उठाकर बोली, मैं पसीने से दरबदर हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबरा कर बेडरूम की तरफ भागा और झट से रिया को अपनी गोद में ले लिया। तभी बेडरूम के शीशे में वही औरत गुस्से से मेरी ओर मुस्कुरा रही थी। पता नहीं, मेरे हाथ हल्के महसूस हो रहे थे। देखा तो हाथों में रिया नहीं, वो गुड़िया थी और पास बिस्तर पर रिया नींद से उठकर बैठी थी। रिया की तरफ देखा तो वो खुश होकर बोली, मेरी गुड़िया। मामा, क्या हुआ? इसकी माँ आई थी। ये लोरी के बिना नहीं सोती।
नन्ही परी प्यारी बेटी गा रही होगी। अब वो गुड़िया रिया के पास थी और वो उसे लोरी सुनाकर सुला रही थी। मैंने घबराते हुए शीशे में देखा तो वो औरत मुस्कुरा रही थी। कैसे तैसे वो रात गुजरी, पर मुझे पता चल गया कि सब की वजह क्या है और अब मुझे ही ये सब ठीक करना था। दिन महीने गुजर गए। अच्छे ट्रीटमेंट की वजह से दीदी ठीक हो गई। इस बीच जीजू भी काफी संभल गए। मेरी लाख मिन्नतों के बाद उन्होंने अपना गुस्सा थूक कर दीदी और रिया को अपनाना चाहा। और आज वो दिन था। वो पूरा परिवार बहुत मुश्किलों के बाद एक हो रहा था। आज दीदी मेंटल हॉस्पिटल से अपने घर आने वाली थी। मैंने रिया को तैयार किया। बहुत दिन बाद वो अपने माता पिता से मिलने वाली थी। रिया बेटा, माँ पापा से मिलना है? हाँ, आज मिलेंगे वो मुझे? हाँ बेटा, आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। पर मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारी गुड़िया दोगी मुझे? आप तय करो, आपको कौन चाहिए, गुड़िया या मम्मी पापा? मुझे मम्मी पापा चाहिए। मुझे बेहद ही खुशी हुई। आज रिया ने मुझे वो गुड़िया दे दी। ये पहला दिन था। रिया उस गुड़िया के बिना कहीं जा रही थी और शायद आखिरी दिन भी। हम दीदी के घर पहुंचे। रिया को देख जीजू का गुस्सा पानी बनकर आंखों में बहने लगा। उन्होंने रिया को गोद में लेकर चूम लिया। मेरी भी आंखें भर आई। तभी दीदी वहां पहुंची। तीनों को एक साथ देख मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहुत सुकून मिला ये देखकर कि मेरी दीदी का परिवार फिर से एक हो गया है। रिया को गोद में लिए रोते हुए दीदी मेरे गले लगी और उसने कहा, थैंक्स अंगद, भाई हो तो तुम्हारे जैसा। मेरा ट्रीटमेंट, रिया का ख्याल, जीजू को मनाना, कितना कुछ किया तुमने हम सब के लिए। और वो गुड़िया? दीदी, उसे भूल जाओ। अब वो तंग नहीं करेगी। इतने दिन गुजर गए। सब कुछ ठीक है दीदी। अब वो गुड़िया सिर्फ एक गुड़िया है। बस आपको तकलीफ ना हो इसलिए मैंने वो गुड़िया रिया से मांग ली। खुशी के आंसू लेकर मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचा तो रात हो गई थी। मैं बेडरूम में गया। मैंने अलमारी से कुछ चीजें निकाली। आज भी वो रात याद है जब उस औरत को शीशे में देखा था। इन कुछ महीनों में बहुत कोशिश की मैंने उस गुड़िया को अपनी जिंदगी से हटाने की। हाँ, सही सोचा आपने। उसे मां चाहिए और उसकी मां को यही चाहिए। दीदी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूं। मैं आईने के सामने बैठा। मेरे गोद में वो गुड़िया थी। सर पर नकली चोटी, लाल रंग की साड़ी, हाथों में चूड़ियां, माथे पर बिंदी। ऐसे लिबास में आईने के सामने मैं बैठा था। नन्ही परी प्यारी बेटी गा रही होगी। और सामने आईने में गुड़िया की मां मुस्कुरा रही थी। अब यही है मेरी जिंदगी और मैं ही इस गुड़िया की मां हूं। पर क्या आप में से कोई इसकी मां बनना चाहेगा? मैं जवाब का इंतजार करूंगा। नन्ही परी प्यारी बेटी गा रही होगी। निंदिया जा होले होले, तो आवाज नहीं होगी।
चौथी कहानी है बरसात। ये वाकया तो मेरे साथ हुआ था। एक बार मैं देर रात को अपने गांव पहुंचा। दिन बरसात के थे, इसलिए पूरे गांव में शांति। सब लोग अपने अपने घर में चुपचाप। चलते चलते मुझे वहम हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। घर पहुंचा तो पता चला कि सही में ये मेरा वहम था। इसी सोच को लेकर मैंने कहानी लिखी है जिसका नाम है बरसात। तो आइए सुनते हैं अगली कहानी, बरसात। कहानी जो जहन में रहे वही कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, मैं आदित्य स्टोरी टेलर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो। आज की कहानी है एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। ये कौन है? इतनी रात गए ऐसे सुनसान रास्ते पर अकेले जा रहा है। कोई लड़का दिखता है शायद। चलिए जाके देखते हैं। ये कहानी तो बाद में भी सुनी जा सकती है। और कितनी देर चलना होगा? मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। शहर से इतनी दूर ऐसी जगह नेटवर्क तो छोड़ो, एक लाइट भी नहीं। इस सड़क पर ना ही एक आदमी है, हाँ, और ना ही कोई गाड़ी। कैसी बकवास जगह है। हाँ, शुक्र है चांद की रोशनी तो साथ है। लो, वो भी छुप गया। इसकी ही कमी थी। बारिश भी शुरू हो गई। एक तो रास्ता सही है कि पता नहीं, ऊपर से ये बारिश। अरे, पूरे सड़क पर पानी, मानो सड़क पर नहीं नदी में चल रहा हूँ। अरे अरे अरे, कितना कीचड़ है, चल भी नहीं सकता। ये गांव की तरफ जाती इतनी छोटी सड़क, एक इंसान नहीं दूर दूर तक, ना रोशनी, सिर्फ घना अंधेरा। कैसे रहते हैं लोग यहाँ? क्या है वहाँ? वो सामने क्या है? कुछ दूरी पर धुंधला सा उजाला है, शायद कोई चल रहा है। अच्छा हुआ कोई तो मिला। इसे पूछता हूँ वो किला है कहाँ। थोड़ा तेजी से चलना होगा। अरे, ये बूढ़ा है, लगता है आगे गांव में रहता होगा। ओ चचा, अरे ओ चचा, रुकिए। कौन हो भाई? इस गांव के तो नहीं लगते। मैं मुसाफिर हूँ। आगे जो किला है उस पर ट्रेक के लिए जा रहा हूँ। ऐसे सन्नाटे में मैं डर गया था कि मैं रास्ता तो नहीं भटक गया। बेटा, ऐसी बरसात में ऐसे अनजान जगह पर नहीं भटकना चाहिए। चलो, गांव के नुक्कड़ तक तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। शुक्रिया चाचा, आप मिले। आप आगे गांव में रहते हो? रहता था बेटा। मतलब अब नहीं रहते? हाँ, रहता हूँ, पर अब खुद का घर नहीं बचा। ए? अजीब है ये बूढ़ा, कैसे बेतुके जवाब दे रहा है। दिखता तो सीधा साधा है, धोती कुर्ता और हाथ में लालटेन। लालटेन? आज के जमाने में लालटेन कौन इस्तेमाल करता है? चाचा, क्या नाम है आपका? नाम जानकर क्या करोगे बेटा? वही कमाते कमाते उम्र गुजर गई। हाँ, सही सही है। फिर से उल्टा जवाब। बूढ़ा सीधी इंसानों की तरह बात क्यों नहीं करता? इंसानों की तरह? क्या ये इंसान नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे? या शायद, हाँ, ये अचानक सामने सड़क पर दिखा। कहां से आया? चाचा, आप इतनी रात गए कहाँ गए थे? खेतों में अनाज लाने बेटा। क्या? अनाज लाने? क्या बात कर रहा है ये बूढ़ा? इतनी बरसात में अनाज? और इसके पास अनाज कहाँ है?
ये बूढ़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा। कहाँ फंस गया मैं? कुछ वक्त पहले कोई साथ न था तो डर गया था, अब ये मिला है तो इससे डर लग रहा है। क्या हुआ बेटा, चुप क्यों हुए? आ, आ, आ? कुछ 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 नहीं चाचा। आ, ये ऐसी तेज बारिश, सुनसान रास्ता, ऐसे में क्यों बाहर निकलते हो आप? ऐसे वीराने में अकेले भूतों से डर नहीं लगता? इस उम्र में ख्याल रखना चाहिए। वैसे क्या उम्र होगी आपकी? ख्याल? और उम्र होगी 80। 1960 में पैदा हुआ था बेटा। सेहत काफी अच्छी है आपकी, नहीं तो 80 में लोग तो फिर से बेतुका जवाब। 1960 की पैदाइश और 2021 में उम्र 80? कुछ भी 60 होनी चाहिए। बूढ़ा सटिया गया है। चाचा, आपकी उम्र 80 नहीं 60 होनी चाहिए, है ना? मेरी उम्र मुझे पता या तुम्हें? हाँ? यही सब बातें हैं इन दोनों के साथ साथ चलते मुझे पता चली। पर ये मुसाफिर शुरू से सोच रहा है कि ये बूढ़ा अचानक कहाँ से आया। इस सदी में लालटेन कौन इस्तेमाल करता है? अपना नाम, ठिकाना, उम्र, इन सब के जवाब इस बूढ़े ने बेमतलब दिए। ये सब अजीब और डरावना नहीं लगता? आइए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, इस मोड़ से मैं गांव की तरफ जाऊंगा। चाहो तो आ सकते हो, या फिर ये सीधा रास्ता किले की तरफ जाता है। नहीं चाचा, मैं सीधा निकलूंगा। शुक्रिया। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो फिर मिलते हैं। चाचा, पीछे जरा मेरे बैग से पानी की बोतल निकालेंगे? वो कीचड़ में चलते चलते जूते बहुत गंदे हो गए, उसे धो देता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ये लो, निकाल दी। रुको, इतनी बड़ी बैग लेकर कहाँ झुकोगे? मैं ही तुम्हारे पैर पे पानी डालता हूँ। शुक्रिया चाचा, मेरी वजह से आपको बेवजह तकलीफ। कोई बात नहीं बेटा, लाओ तुम्हारे पैर आगे करो। ये क्या? आह, अरे चाचा, ओ चाचा, अरे कहाँ भागे जा रहे हो? हड़बड़ी में पूरा पानी भी गिरा दिया। लगता है चाचा को मेरे उल्टे पैर दिख गए। इस वीराने में चाचा तो गांव की तरफ भाग गए। वो मुसाफिर या पता नहीं कौन, वो किले के रास्ते पर चल पड़ा। इस सफर में मैं, आदित्य स्टोरी टेलर, इस वीराने में गांव के उसी नुक्कड़ पर ऐसे ही बुद्ध बने खड़ा हूँ। चाहो तो आप उस मुसाफिर के साथ किले तक जा सकते हो। लो, फिर से अकेला रह गया मैं। इस सड़क पर कोई नहीं, मुझे किले तक जाना है। आप आएंगे मेरे साथ? तो दोस्तों, पांचवी और आखिरी कहानी है सफर। मैं और मेरा दोस्त एक रोज उसके गांव से रात को लौट रहे थे। तभी हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। सुनसान रास्ता होने के कारण रास्ते पर कोई मदद नहीं मिली। फिर सोचा गाड़ी लॉक करके उसमें ही सो जाते हैं, फिर सुबह कुछ मदद ढूंढेंगे। सुनसान रास्ता, गाड़ी में हम दोनों। कुछ समय गुजरा होगा। अचानक एक आदमी हमारी गाड़ी की कांच पर अपने हाथों से थपथपाने लगा। पहले तो हम दोनों डर गए, फिर पूछने के बाद पता चला कुछ दूरी पर एक फार्म हाउस है और वो उसका चौकीदार था। हमारी गाड़ी के टिमटिमाते पार्किंग लाइट्स को देख वो वहां से पूछताछ करने के लिए आया था। तो बस ऐसे ही सूझी कहानी सफर। तो पेश करता हूँ मेरी आखिरी कहानी, जिसका नाम है सफर। दरवाजा खोला तो सामने एक औरत सोई थी।
कहानी जो जहन में रहे वही कहानी सुनाता हूँ। मैं कहानीबाज आदित्य। आइए सुनते हैं एक सफर की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वाकया मेरे साथ हुआ था। मुझे आज भी याद है, तब मैं 17-18 साल का था। सन होगा 1970 के आसपास। उस एक वाकये ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। दिवाली सर पर थी। उस कच्ची उम्र में मैं क्लीनर का काम करता था। एक रोज की बात है, एक डिलीवरी करके मैं और अब्दुल भाई शाम को ऑफिस पहुंचे थे। लंबे सफर की वजह से काफी थक गए थे। मैं गोदाम में सोने की तैयारी करने लगा, तभी सामने से तनतनाते अब्दुल भाई आते दिखे। मेरे पास आकर उन्होंने कहा, इधर को मेरी नींद हराम है और तू सोने वाला था क्या? चल, मालिक ने बोला है 577 को लेकर रहमतपुर माल पहुंचाना है। ट्रक लोड किया है, साला कपड़ों की डिलीवरी है। मैं 577 को लेकर गोदाम के बाहर मिलता तेरे को। चल फट से तैयार हो, लगता है दिवाली का त्योहार बहुत काम करना पड़ेगा। बहुत गुस्सा आया मुझे। अभी तो आए थे और फिर से जाना होगा। मालिक है जल्लाद। मैं चुपचाप ट्रक में जाकर बैठ गया। जिस तेजी से अब्दुल भाई ने ट्रक रास्ते पर लाया तो मैं समझ गया उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। मैं भी चुपचाप ट्रक की खिड़की से बाहर देखने लगा। रात के लगभग 10 बज चुके थे। ट्रक तेजी से उस छोटे गांव शाहगंज से बाहर जा रहा था। खिड़की के बाहर देखते देखते गांव पीछे छूट रहा था। गांव के रास्ते पर कहीं छोटे बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे तो कहीं और लोग एक दूसरे को मिठाई बांट रहे थे। कुल मिलाकर ऐसा था कि भले ही पूरा गांव दिवाली की त्योहार में मस्त था, पर हम दोनों उसे छोड़ इस डिलीवरी के लिए चल पड़े थे। गांव छोड़कर हम कब सुनसान हाईवे पर पहुंचे ये पता नहीं। सामने घना अंधेरा, जोरों से बहती हुई हवा और चारों ओर सन्नाटा। ऐसे लगा अचानक माहौल बदल गया। कहाँ वो गांव की चहल पहल और कहाँ ये उदास सन्नाटा। ट्रक की हेडलाइट उस अंधेरे को चीर कर रास्ता दिखा रही थी। अचानक मैंने देखा ट्रक की हेडलाइट बाईं ओर जा रही है। बगल में देखा तो हमारे अब्दुल भाई झपके ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने स्टीयरिंग संभाला और ट्रक का ब्रेक दबा दिया। एक जोर के झटके से बीच सड़क पर ट्रक रुक गई। झटके की वजह से अब्दुल मियाँ नींद से उठ गए। ए जुम्मन, क्या है रे? ये मेरी गोदी में क्यों बैठाई तू? और ये ट्रक कैसे रुकी? अरे अब्दुल मियाँ, आप झपकियाँ मार रहे थे। ट्रक सड़क उतरने वाली थी। वक्त पर मैंने रोका, नहीं तो हम आज दोनों अल्लाह को प्यारे होते। पिछले 14 घंटे से ट्रक चला रहे आप। दुर्घटना से देर भली अब्दुल मियाँ, कुछ देर ट्रक बाजू में खड़ा करो, थोड़ी देर तो सोते। क्या कहते हो? हाँ, सही कहता है तू जुम्मन। थोड़ी देर सोते हैं, फिर आगे जाएंगे। मर गए तो अपना चौधरी सेठ कुछ नहीं देने वाला। अब्दुल भाई ने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी और कहा, जुम्मन जा, तू पिच्छू को सो जा। माल है, टेंशन नहीं मांगता। और मैं इधर आगे सोता। चल। मैं ट्रक से उतरा। मैंने रास्तों के दोनों तरफ देखा। सन्नाटा, सुनसान रास्ता, चारों ओर घना अंधेरा, ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं ट्रक के पिछले हिस्से में जाकर सो गया। काफी थकावट से कब आंख लगी पता ही नहीं। ठंड की वजह से नींद टूट गई। धुंधली सी आंखों में मैंने देखा तो मैं ट्रक में नहीं, रास्ते किनारे सोया था। घबराहट में मैं उठा, देखा तो अब्दुल मियाँ भी रास्ते पर सोए थे। मैं डरते उनके पास गया।
और उनको उठाने लगा। अब्दुल मियाँ, ओ अब्दुल मियाँ, अब्दुल मियाँ, अब्दुल मियाँ, उठो, अब्दुल मियाँ उठो। क्या हुआ जुम्मन? साला सोने भी नहीं देता। ए, मैं रास्ते पे कैसे आया रे? अरे अब्दुल मियाँ, मैं भी उठा तो मैंने देखा मैं भी रास्ते पे सोया था। ये जुम्मन, लगता है हम लोग लुट गए यार। चल देख, माल तो चोरी नहीं हुआ। चल चल ट्रक खोल पीछे से। भाई माल माल तो ठीक है, नहीं कुछ नहीं है। लगता है जुम्मन अपने साथ कोई मजाक किया है। चल यहाँ से निकलते हैं, बस होगी नींद। हम दोनों ट्रक के अगले दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला और देखा तो सामने एक औरत सोई थी। हमारी जान हलक में आई। हम दोनों कांप रहे थे। डरते हुए अब्दुल भाई बोले, ए कौन है? चले उठ, कौन है? अब्दुल भाई, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ अब्दुल मियाँ, मेरे पीछे आओ। मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें ट्रक से थोड़ी दूर ले गया। मेरा हाथ झटक कर वे बोले, क्या हुआ जुम्मन? दिखता नहीं वो औरत? चल उसको उठाते। खुद तो महारानी की तरह सोई है। चल उसको उठाते। अब्दुल मियाँ, सुनसान सड़क, ऐसा घना अंधेरा, ऐसे में एक अनजान औरत एक अनजान ट्रक में सोई है। कुछ समझ रहा है आपको? वो औरत नहीं, चुड़ैल है। अब्दुल भाई ये सुनकर ठंडे पड़ गए। क्या कह रहे तू? मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। पर ये कौन है? कहां से आई? गलती हमारी है भाई, गलती हमारी है। हमने गाड़ी बरगद के पेड़ के नीचे लगाई है। मैंने अपनी उंगली ऊपर उठाई। सर पर बड़े से बरगद के पेड़ की शाखाएं थी। हम दोनों बुद्ध बने एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, अब्दुल मियाँ, वैसे भी ट्रक हमारे पीछे है। यहां दूर से देखते हैं, सुबह होगी तो देखेंगे क्या करना है। कौन है वो औरत? रात भर उस सुनसान सड़क पर हम ठंड में कपकपाते बैठे रहे। एक एक पल ऐसे लगा मानो एक बरस की तरह हो। रात भर वो ट्रक का आधा खुला दरवाजा हम दोनों देखते रहे। पूरी रात हम इंतजार करते रहे, पर हमारी बदनसीबी, उस रास्ते से कोई गाड़ी नहीं गई। सुबह हुई तो हिम्मत करके हम ट्रक के पास गए। दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। हम दोनों की वो आखिरी डिलीवरी थी। उसके बाद ना ही कभी मैंने क्लीनर का काम किया और ना ही अब्दुल भाई ने ड्राइविंग। उस एक वाक़ये ने हमारी जिंदगी बदल दी। आज भी वो सफर याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि उस रात अब्दुल भाई तो भोर से पहले सो गए थे। मैंने अकेले ने देखा वो औरत उठी, ट्रक से उतरकर वो सड़क के बीच जाकर खड़ी हुई। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने अपना सर झट से मेरी ओर घुमाया। उसका बदन खून से भीग चुका था। अगले ही पल उसका पूरा बदन बिखर गया, हाथ इधर पैर उधर, और उसका सर मेरे पैरों के पास। मैंने झट से आंखें बंद कर दी। खोली तो वहां कुछ भी नहीं था। यही है मेरे सफर की कहानी। अगर आप भी कभी रात को सफर करें तो अपनी गाड़ी बरगद के नीचे ना लगाइएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी लिखित कुछ बेहतरीन डरावनी कहानियां। वैसे आप मेरे चैनल के हिंदी हॉरर प्लेलिस्ट में जाकर मेरी लिखित और ऐसी बेहतरीन डरावनी कहानियां जैसे कि भूख, हवस, जेंगा, परछाई, ब्लडी मैरी, चेहरा, ये सुन सकते हो। आपको ये कहानी कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए। लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस स्टोरी को शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल पर भी जरा टहलाइए।
ताकि बाकी कहानियां भी आप सुने और बताएं कैसे लगी। और एक बात, अब आप मुझे कभी भी कहीं भी सुन सकते हो। जी हाँ, क्योंकि अब मैं स्पॉटिफाई, गाना, अमेजॉन म्यूजिक ऐसे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ। तो तुरंत जाइए और सर्च कीजिए आपके अपने आदित्य स्टोरी टेलर को। टाइप कीजिए ADIETYASTORYTELLER और मुझे मौका दीजिए आपका मनोरंजन करने का। क्या हुआ, नहीं मिला मैं वहां? कोई बात नहीं, इस YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में सारी लिंक दी गई है। बस मैं ही बोलता रहूंगा, आप भी कुछ कहेंगे तो कहिए ना। फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसकी भी लिंक दी है अबाउट सेक्शन में, वहां मुझे फॉलो कीजिए। तो बस अब से आपके अगल बगल अपनी कहानियां सुनाते रहूंगा और आप अपना कौन सा भी काम करते रहना। तो मिलते हैं ऐसी और एक हैरत अंगेज कहानी लेकर अगली बार। तब तक अपना प्यार बनाए रखें इस आदित्य स्टोरी टेलर पर। आप सुन रहे थे पॉडकास्ट आदित्य स्टोरी टेलर। धन्यवाद।